आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का अपने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम के पाठ का ये आखिरी आर्टिकल भी है। अगर थ्योरी पर चलेंगे, लास्ट आर्टिकल पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसका नाम है एनिसोल, हिंदी में तो एनिसोल ही कहते हैं इसको। बेटा इसे मेथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है C6H5O सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान रखने वाली बात है कि C6H5 को आप बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं, O की जगह O, CH3 की जगह CH3। एक और भी इसका नाम है, देखो कैसे नाम इसका बोला जा सकता है। इसका नाम बोला, देखो इसका नाम है फेनिल, इसका नाम है मेथिल, और ऑक्सीजन की वजह से इसके नाम को बोला जा सकता है ईथर। तो एक ऐसा भी नाम था जो सामान्य पद्धति में आप इसको इस प्रकार से पढ़ सकते थे। अच्छा, एनिसोल के कंपाउंड में मात्र दो चीजें पढ़नी होती हैं आपको, बनाने की विधियां और रासायनिक गुण। ना तो इस आर्टिकल में हमें भौतिक गुण पढ़ने हैं और ना ही हमें इसके उपयोग पढ़ने हैं। तो मैं क्या सोचता हूं, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, फिर एनिसोल को पढ़ना। तो एनिसोल को सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी विधियां इसके बनाने की हैं। तो मैं सबसे पहले लिखने वाला हूं एनिसोल को बनाने की विधियां। देखो बेटा, बनाने की विधियों में से मैं पहली विधि पर आ जाता हूं। अगर आपको एनिसोल का निर्माण करना है तो आपसे ऐसा बोल सकता है, कहता है मेथिल हैलाइड से, और यह बेटा मेथिल हैलाइड से बनाने के लिए नहीं कहता है, तो एक और कह सकता है, कहता है विलियमसन। संश्लेषण विधि द्वारा आपको बनाकर तैयार करना है एनिसोल को। तो बेटा विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा एनिसोल को बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों के पास दो केमिकल होने चाहिए। सबसे पहला केमिकल होना चाहिए जिसका नाम है फिनॉल, और इस फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग करवाने वाले हैं मेथाइल आयोडाइड से। तो मेथाइल आयोडाइड से जैसे ही अभिक्रिया आप कराओगे, अभिक्रिया का तरीका याद रखना, H अभिक्रिया कर लेगा I से। अगर H I से अभिक्रिया कर लेगा तो पहला कंपोनेंट अलग होने वाला है HI। अब देखो H ने तो I से अभिक्रिया कर ली, हमारे पास बचा है C6H5O और इसके बाद CH3, C6H5O CH3। वैसे तो सभी इसका नाम जानते हैं, एनिसोल है। तो एक काम कर लेंगे, क्योंकि नाम जानते ही हो, इसका नाम तो अपने मन से लिख लेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, फिनॉल, और इस कंपाउंड का नाम है मेथाइल आयोडाइड। एक और नाम इसका पढ़ सकते थे आयोडोमेथेन, तो मैं यहां लिखे देता हूं आयोडोमेथेन भी इसको कहते हैं। तो पहली ऐसी विधि जिससे आप एनिसोल को बना कर सकते थे। अभी नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं और देखते हैं कि एनिसोल को और भी कैसे बना सकते हैं। देखो दूसरी विधि है, अगर आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला देखो C6H5ONa, और इस पर आप अभिक्रिया अगर करा लेते हैं मेथाइल सल्फेट की। बेटा मेथाइल सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना, CH3 का होल ट्वाइज SO4, ये मेथाइल सल्फेट का फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखने वाली बात ये, इसको एक और नाम दे सकते हैं डाई मेथाइल, क्योंकि दो बार मेथाइल ग्रुप है और SO4 लगा, इसलिए आप बोल सकते हैं सल्फेट। बेटा अभिक्रिया कराने का तरीका याद रखना है तुमको। देखो कैसे क्या होगा, ये Na जाएगा और CH3 को उसकी जगह से हटा देगा, और CH3 को जब हटाएगा तो बेटा ये हटा हुआ CH3 किसकी जगह पर आ जाएगा, Na की जगह पर। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब CH3 Na की जगह पर आएगा तो बनकर तैयार होगा C6H5O CH3। Na को हटाया गया और CH3 लग गया। अब ध्यान से देखने वाली बात है, Na अगर इस CH3 की जगह पर चला जाएगा तो बनेगा CH3, पहुंच गया Na,
और SO4, इसको लिख सकते हैं CH3NaSO4। वैसे इसका नाम तो एनिसोल ही है, इसका नाम थोड़ा सा तैयार करने की जरूरत है। तो देखो तैयार कैसे करेंगे। CH3 को तो हम लोग पहले से ही मेथाइल पढ़ते थे, इसको पढ़ते थे सोडियम, और बेटा SO4 को पढ़ते हैं सल्फेट। तो याद रखना इसका नाम मेथाइल सोडियम सल्फेट है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर देखो क्या बोलते हैं, कहता है एक बार और आप एनिसोल बना सकते हो, लेकिन आप इस बार बनाना है आपको डाईएजो मेथेन से। तो मैं ये भी देख लेता हूं कि आखिर डाईएजो मेथेन से एनिसोल को कैसे बनाएंगे। बेटा सबसे पहले आपको लेकर के रखना है C6H5OH को, फिर आपको अभिक्रिया करवा देनी है डाईएजोमेथेन का। डाईएजोमेथेन का फॉर्मूला CH2N2, और तीर के निशान के ऊपर उपस्थित रखना चाहते हो HbF4। बेटा अभिक्रिया करवाओगे तो तरीका ये है कि जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, गर्म करने से N2 अलग हो जाएगा। अब N2 अलग होने के बाद मैं क्या सोचता हूं, N2 तो अलग हो गया, CH2 जुड़ जाएगा इस H के साथ, तो फॉर्मूला जनरेट करेगा C6H5O, और CH2 जैसे ही H के साथ जुड़ेगा बनकर तैयार होगा CH3। तो अगर आपसे कभी कहता है कि डाईएजोमेथेन से आप एनिसोल को बनाइए, आप इस प्रकार से बना सकते हो। हाँ मैं इसका नाम लिखे देता हूं, इसका नाम है डाईएजोमेथेन। तो ये बेटा हो गई 3 ऐसी विधियां जिससे आप एनिसोल को बना सकते थे। अभी के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसके भौतिक गुण तो पढ़ने नहीं है, पढ़ने हैं कौन से गुण, रासायनिक। तो भैया रासायनिक गुणों को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम एनिसोल के पर चलेंगे, और वो भी बेटा केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ के दिखाते रहूं। देखो सबसे पहला ही रासायनिक गुण है, कहता है HI से आपको अभिक्रिया करवानी है। अच्छा बेटा ये बात तो जानते हो, HI से अभिक्रिया तो इसके पहले भी करवा चुके हैं, जैसे हमने ईथर में कराई थी, और आपको याद होगा डाईएथिल ईथर में भी तो ऐसी अभिक्रिया करवाई थी। आज एनिसोल पर वैसी अभिक्रिया करवानी है। एनिसोल का फॉर्मूला है C6H5OCH3, और बेटा अभिक्रिया होनी है HI से। तो बेटा जैसे HI से अभिक्रिया होगी, बेटा ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ मिल जाएगा H और एक तरफ मिलेगा I। जैसे HI अभिक्रिया हुई तो एक तरफ H एक तरफ I, पहला पदार्थ बन के तैयार हुआ C6H5OH। इसका नाम जानते हो ना क्या होता है, फिनॉल। अच्छा इसका नाम क्या है, CH3I को, CH3I। भैया CH3 को तुमको अगर याद रखो तो इसका नाम है मेथाइल, और आयोडीन को आप लिख सकते हो आयोडाइड। और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मेथाइल आयोडाइड तो इसका नाम था ही, एक और इसका नाम था आयोडोमेथेन। तो इसको मेथाइल आयोडाइड या आयोडोमेथेन भी कह सकते हो। हाँ इसका भी नाम लिख लेते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फिनॉल के नाम से जाना जाता है। एक काम करेंगे, इसके और भी रासायनिक गुण है उनको लिखेंगे। सबसे पहले इस बात को पढ़ेंगे, इसको तो मिटाएंगे सबसे पहले, और इस बात को पढ़ेंगे कि एनिसोल में रासायनिक अभिक्रियाएं किस किस पोजीशन पे कराई जा सकती हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पे। तो जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। एनिसोल का अगला रासायनिक गुण पढ़ें, इसके पहले देखो हम कुछ बात समझना चाहते हैं। देखो क्या बात समझना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, इसलिए भैया इसको मैंने स्टार से बना रखा है। आप सबसे पहला काम करने वाले हो, एनिसोल के आप 5 स्ट्रक्चर फॉर्मूले बना लोगे। O सिंगल बॉन्ड CH3, मैंने एक और दूसरा स्ट्रक्चर बना रखा है
O सिंगल बॉन्ड CH3, एक और स्ट्रक्चर बना रखा है। देखो इसको रिंग मत बनाओ, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला एनिसोल के लिए, ये फोर्थ स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और बेटा एक और स्ट्रक्चर फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, अब देखो इन स्ट्रक्चर फॉर्मूले में से समझना क्या है। हम लोगों को ये समझना है कि अगर कभी भी हम लोगों के पास एनिसोल कंपाउंड आ जाएगा और अभिक्रिया हमको इस बेंजीन की रिंग पर करानी होगी, तो हम बेंजीन की रिंग पोजीशन पर कौन कौन सी स्थितियां ऐसी हैं जहां हम अभिक्रियाओं को संपन्न करा सकते हैं। और उसके लिए भैया एक चित्र आपने जो बना रखे हैं 5, इनको समझने की बहुत ढंग से आवश्यकता है। पहली चीज देखो कैसे समझते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, अर्थात ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और वही 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में केवल भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने में सक्षम नहीं है। पहला तो यही तुम लोगों को जान लेना है, किसी भी केमिकल कंपाउंड पर जितने भी एलिमेंट उपस्थित हैं, जैसे ऑक्सीजन है किसी केमिकल कंपाउंड पर, तो ऑक्सीजन के कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। वैसे ऑक्सीजन में तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं बेटा, इनर सेल के आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अगर रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे तो केवल ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है अभिक्रियाओं के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं। अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी जिम्मेदारी से अभिक्रिया को कंप्लीट ही नहीं करा सकते। अब बात करते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉनों से अभिक्रिया संपन्न हो सकती थी। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ने CH3 के साथ बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है ऐसी सिचुएशन पर, अब ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4, क्योंकि 6 में से 2 ने तो बॉन्ड बना लिया। अब तरीका ध्यान देने वाली बात है, देखो इसको याद रखना इस बात को। ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां ट्रांसफर कर देगा और जब यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ध्यान से देखने वाली बात है बेटा, यहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर तो रहेगा, लेकिन ये जोड़ा क्योंकि उसने त्याग दिया इसलिए ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर ये डबल बॉन्ड यहां बना लेगा तो इस कार्बन एटम को आपको देखना है। देखो कार्बन एटम पर पहले से पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, 4 बॉन्ड तो थे ही। अब सोचने वाली बात है, अगर ये बॉन्ड यहां पर एक और डेवलप हो गया तो कार्बन परमाणु पर आबंधों की संख्या हो जाएगी 5। लेकिन मैंने फिर से भी बताया था भाई, भाग तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही ले सकते हैं ना। कार्बन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। तो 4 ही इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना सकते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं तो 4 ही बॉन्ड बना पाएंगे। लेकिन यहां तो 5 बॉन्ड हुए जा रहे हैं, तो 5 बॉन्ड नहीं होने देगा। कार्बन अपने इस बॉन्ड को ट्रांसफर कर देगा अगली सिचुएशन पर। और बेटा ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही बॉन्ड को अगली सिचुएशन पर ट्रांसफर करेगा, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इस सिचुएशन पर आ जाएंगे और यहां पर बना लेंगे निगेटिव चार्ज। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये बॉन्ड खत्म हो गया, और बॉन्ड खत्म हो गया तो केवल आपका बॉन्ड यहां पर बचा है और बॉन्ड आपका यहां पर बचा है। पहली सिचुएशन हो गई। अब दूसरी सिचुएशन को फिर से ध्यान देना है। आर्थो पोजीशन पे ये जो अतिरिक्त संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं, ये फिर से अपनी पोजीशन को रोटेट करके यहां पर बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, अगर बॉन्ड यहां बन जाएगा, आप खुद सोचो, अगर यहां पर एक बॉन्ड डेवलप हो गया, बनकर तैयार हो गया, तो इस कार्बन के बॉन्ड फिर से कितने हो जाएंगे? 5। और 5 बॉन्ड फिर नहीं रख पाएगा कार्बन, तो अपने इस बॉन्ड पेयर को ट्रांसफर कर देगा अगली सिचुएशन पर। ट्रांसफर करेगा, ध्यान देने वाली बात है, बॉन्ड को ट्रांसफर किया तो यहां पर आ गया निगेटिव चार्ज,
एक बॉन्ड यहां था और दूसरा बॉन्ड देखो यहां पर बनाकर तैयार किया गया है। ये बॉन्ड जो टूट कर अपने इलेक्ट्रॉनों को यहां दे देता है, यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया पैरा पोजीशन पर। अगले ट्रांसफर को देखते हैं, रोटेशन में अब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ट्रांसफर होगा यहां। सोचो जैसे ही यहां ट्रांसफर होगा बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉनों में से अगर बॉन्ड देखे जाए कार्बन के 5, कहोगे सर जी 4 दिख रहे हैं, 5 बता रहे हो, 4 कैसे दिख रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहां बॉन्ड हो जाएगा, 4 ही तो दिख रहे हैं। बेटा मैं क्या बताऊं, 4 तो बॉन्ड आपको यहां दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा, जिसको मैंने नहीं दिखाया है। अब 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, जब 5 बॉन्ड नहीं बन सकते तो ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर किया जाएगा अगली पोजीशन के लिए। तो देखने वाली बात क्या है, देखो सिंगल बॉन्ड यहां था, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहां, तो डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा और ये बॉन्ड समाप्त होकर यहां पर निगेटिव चार्ज बना लेगा। देखो इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर हो गए। अभी नेक्स्ट पोजीशन को और देखते हैं, अभी इलेक्ट्रॉन और भी तो ट्रांसफर होंगे, थोड़ी सी एक और कमी है, ऊपर वाली पोजीशन को तो बनाते चलें, उसको भी तो होल्ड करके रखना है। अभी आगे बात करते हैं, अब आगे वाली सिचुएशन पे क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएंगे अगली पोजीशन पर। यहां बॉन्ड तो बना देंगे, मैं बना के भी देखो दिखाई देता हूं, ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था और ये बॉन्ड यहां बन जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है यहां पर भी तो डबल बॉन्ड है। अगर ये यहां पर बॉन्ड बना लेंगे तो देखो डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड उधर, तो यहां तो बेटा फिर से इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गए। तो देखो होगा क्या, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करेगा यहां, तो यहां तो डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देगा ऑक्सीजन को। तो ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा तो ऑक्सीजन की वो जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या हो जाएगी, समाप्त। डबल बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए गए, इसलिए ऑक्सीजन की भी कमी समाप्त हो गई। लेकिन ध्यान देने वाले, ये बॉन्ड टूटने से जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो तो मैं लिख दूं, ये है। और इस प्रकार से अगर मैं देखता हूं ऐसी सिचुएशन में, तो मुझे देखने को क्या मिलता है कि इस पूरी परिस्थिति में जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर डिफरेंट टाइप की पोजीशन में होता रहा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां कहां बढ़ी है। पहली बार जब मैंने देखा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर बढ़ी है, ऑर्थो पोजीशन पर। तो मैं पहली बार देखता हूं कि ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी। दूसरी बार मैंने देखा कि इनमें से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां बढ़ी, पैरा पोजीशन पर। और मैंने जब तीसरी बार इसका अनुभव किया तो तीसरी बार भी बेटा अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑर्थो पोजीशन तो है ये, तो तीसरी बार भी बेटा ऑर्थो पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी केवल 2 ही पोजीशन पर बढ़ रही है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। इसलिए ध्यान भी रखने वाली बात है, मेथॉक्सी बेंजीन या जिसको हम एनिसोल कहते हैं, एनिसोल की अगर बेंजीन रिंग पर अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया केवल और केवल ऑर्थो पोजीशन पर हो सकती है और केवल कहां पर हो सकती है, पैरा पोजीशन पर। ध्यान से देखने वाली बात एक और है, अगर यही क्वेश्चन आपसे फिनॉल के लिए मांग लेता है, क्या मांग लेता है, कहता है फिनॉल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अभिक्रियाएं करते हैं, क्यों बेटा आपको कुछ भी नहीं करना था, CH3 की जगह पर क्या लिख देना था, H, और आपको सारे के सारे यही स्ट्रक्चर बनाने थे। बेटा वहां भी बताते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ज्यादा है, क्योंकि फिनॉल और एनिसोल दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ाते हैं, इसलिए ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अभिक्रिया कर सकते हैं। अब बात आती है सर जी कैसे कर सकते हैं, तो मैं 2-4 अभिक्रियाएं दिखाता हूं। देखो अब मैं रासायनिक गुणों में से पहला तो लिख गया था, दूसरा रासायनिक गुण लिखते हैं, और उस दूसरे रासायनिक गुण का नाम है ब्रोमीनीकरण। अब बेटा ध्यान देने वाली बात है, ब्रोमीनीकरण भी अभिक्रियाएं 2 प्रकार की हैं, याद रखना। पहला ब्रोमीनीकरण पर ध्यान देते हैं, सबसे पहले एनिसोल के फॉर्मूलों को बना लेते हैं। ये देखो एनिसोल का फॉर्मूले पर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के बाद ऊपर की ओर लगा दिया है मैंने OCH3। आज सभी को पता है कि भैया या तो एनिसोल ऑर्थो पोजीशन पे अभिक्रिया कर सकता है और पैरा पोजीशन पर। अगर हम लोग FeBr3 या थोड़ा सा और बेटा इसको बढ़ा लेते हैं,
ब्रोमीन जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो बेटा अभिक्रिया करेगा 3Br2। ध्यान देने वाली बात है ये, अगर FeBr3 या Br2 जल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो 3Br2 अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया ये पोजीशन का H भी करेगा, ये H भी करेगा, ये H। अब ये वाली बात ध्यान देने वाली बात है, HHH इसके 3Br लेके अलग हो जाएगा, तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा 3HBr। बेटा देखो, और क्या मैं सोचता हूं मेरे पास क्या बचता है, जल्दी से आ जाते हैं और अभिक्रिया को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ऊपर की तरफ OCH3, ये जगह भी खाली, ये जगह भी खाली, ये भी जगह भी खाली। देखो तीनों H तो चले गए Br के साथ, तो ध्यान देने वाली बात है Br तो यहाँ 6 थे, अभी भी 3 ब्रोमीन और बचे हैं, तो उन 3 ब्रोमीन को इन खाली जगहों पर लगा दिया जाए। और बेटा इस तरह से बने हुए यौगिक को देखो क्या नाम देंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। अच्छा 2, 4, 6 पोजीशन के नाम हो गए। ट्राई ब्रोमो इसलिए कहा क्योंकि 3 बार ब्रोमीन लगा है, और फॉर्मूला किसका था, एनिसोल का, तो भैया एनिसोल लिख दिया। अच्छा अगर ब्रोमीन की ही अभिक्रिया हो परंतु कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो भैया उसके लिए भी फिगर बना लेते हैं कम से कम रिएक्शन के लिए। अभिक्रिया एनिसोल की ही होनी है और बेटा ब्रोमीन से होनी है, बशर्ते उत्प्रेरक इस बार कार्बन डाइसल्फाइड रहेगा। ध्यान देने वाली बात है, दोनों ही उत्प्रेरकों को थोड़ा सा याद रख लेना, FeBr3 और ब्रोमीन जल, ये ब्रोमीन के अच्छे वाहक हैं, इसलिए ब्रोमीन को ज्यादा से ज्यादा पोजीशन पर पहुंचा देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पोजीशन में पहुंचाने के कारण 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसोल बनता है। लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड का जो ऑयल होता है, तेल होता है, ये ब्रोमीन का अच्छा वाहक नहीं है। तो अभिक्रिया या तो आर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन से होगी या पैरा, मैं एक बार दोबारा से मेरी बात को सुन लेना, या तो आर्थो पोजीशन की या तो पैरा, एक ही पोजीशन की हो जाएगी, दोनों की एक साथ नहीं होने वाली है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे होगी तो H अभिक्रिया किससे करेगा, Br से, और पदार्थ कौन सा बनेगा, जल्दी से इसको बना लेते हैं, OCH3 ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन। दूसरा, अगर ऑर्थो पर नहीं होगी तो कहां पर होगी, पैरा पर। ध्यान रखना, होगी एक ही पोजीशन पर, या तो ऑर्थो या तो पैरा। अगर पैरा पोजीशन पे हुआ तो उस बार बेटा कंपाउंड क्या बनने वाला है, सेम फॉर्मूला रहेगा, और इस बार पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा क्योंकि ये HBr से विक्रिया कर लेगा। दोनों के नाम पढ़ लेते हैं, इसका नाम है ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और बेटा इसका नाम है पैरा ब्रोमो एनिसोल। इसको जल्दी से नोट करते हैं, अभी और भी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। ध्यान रखना, उत्प्रेरक के बदल जाने पर अभिक्रिया को भी बदलाव करना पड़ता है अपने आप में। जल्दी से इसको नोट करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस को पढ़ते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया है नाइट्रेशन रिएक्शन। एनिसोल पर नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होगी, तो भैया सबसे पहले एनिसोल के फॉर्मूले को बना लेते हैं। अच्छा एनिसोल में इतनी बात तो हमेशा याद रखनी है, हमने 2 हाइड्रोजन को बना रखा है, एक ऑर्थो पोजीशन के, एक पैरा पोजीशन के, क्योंकि हम जानते भी हैं अभिक्रिया में या तो ऑर्थो पोजीशन होगी अभिक्रिया या तो पैरा पोजीशन पर। अभिक्रिया होनी है नाइट्रिक एसिड से, और बेटा आप ध्यान से देखो तो नाइट्रिक एसिड को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। अगर नाइट्रिक एसिड को ऐसा लिखना जानते हो, सारे दुख दर्द दूर हैं तुम्हारे। तीर के निशान के ऊपर H2SO4 की प्रेजेंस रहती है, अभिक्रिया होगी। तरीका ध्यान रखना है, यदि आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा तो OH से, या तो ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन OH से अभिक्रिया कर लेगा, या पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन OH से अभिक्रिया कर लेगा। करेगा एक ही एक पोजीशन का। मैं पहले मानता हूं कि ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन ने OH से अभिक्रिया की है, तो H और OH मिलकर बना डालेंगे H2O। और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा
ऑर्थो पोजीशन का H ने क्योंकि अभिक्रिया की तो H की जगह तो खाली हो गई, बचा हुआ NO2 ग्रुप वहां लगा दिया जाए। सेम अभिक्रिया अगर पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन कर लेता है, तो बेटा NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। नाम दोनों के ही याद रखने हैं। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और बेटा इसका नाम है पैरा नाइट्रो एनिसोल। तो ये हो गई नाइट्रेशन रिएक्शन। अगले नंबर पर आ जाते हैं, कहता है सल्फोनेशन रिएक्शन। इसको बेटा सल्फोनीकरण भी कहते हैं और अभिक्रिया का तरीका तो लगभग सिमिलर है। कैसे सिमिलर है इसको देखो कि लिखते हैं। एनिसोल के फॉर्मूले को लिखेंगे। अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन ही एक्टिव हो सकते हैं। नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाई थी, तो सल्फोनीकरण में हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से। ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐसा लिख लें। अगर आपने ऐसे लिख रखा है और तीर के निशान के ऊपर कंसंट्रेटेड, जैसे ही ऐसे अभिक्रिया में इसे सम्मिलित करोगे, देखो तरीका क्या है, या तो ये वाला HOS से अभिक्रिया करेगा या ये वाला HOS से अभिक्रिया कर लेगा। मैं पहले मानता हूं कि ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन ने OH से अभिक्रिया की होगी तो बनाकर तैयार कर देगा जल। OCH3 तो लिखा ही था क्योंकि ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन ने अभिक्रिया की थी OH से, बचा हुआ ग्रुप जोड़ देते हैं। या तो HSO3 लिख देते या SO3H। यहां पर आ जाएं और अगले वाले पर आपको मालूम ही है कि अगर पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन ने अभिक्रिया की होगी तो बचा हुआ ग्रुप वहां जोड़ देंगे। नाम किसी एक का पता हो गया तो दूसरे का नाम पता होना बिल्कुल भी कठिन बात नहीं है। इसका नाम अगर पढ़ोगे तो देखो इसका नाम है ऑर्थो एनिसोल सल्फोनिक एसिड। और बेटा इस कंपाउंड को पढ़ोगे तो इसका नाम है पैरा एनिसोल सल्फोनिक एसिड। एक और अभिक्रिया को देखो लिखते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं क्योंकि दो रासायनिक अभिक्रियाएं बची हैं और दोनों इतने पर हो नहीं सकती हैं, तो एक साथ दोनों को लिख देंगे। जल्दी से नोट कर लेते हैं इसको। अगले नंबर पर रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एनिसोल। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, एनिसोल में अभिक्रिया या तो ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन से हो सकती है या पैरा पोजीशन। और एल्किलीकरण में आपको अभिक्रिया करवानी होती है CH3Cl से और उत्प्रेरक रहता है AlCl3। हालांकि इस बात को भी लिख सकते हो कि ये जो AlCl3 है निर्जल रहने वाला है, क्योंकि अगर निर्जल नहीं रखोगे तो ये AlCl3 जल से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ब्रेक हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है कि निर्जल AlCl3 ही रखना है। अभिक्रिया का तरीका ये है, या तो ये वाला HCl से अभिक्रिया करेगा या तो ये वाला HCl से अभिक्रिया करेगा। एक बार ऑर्थो पोजीशन के H की Cl से अभिक्रिया करवाते हैं, एक बार पैरा पोजीशन। तो सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि अगर ऑर्थो पोजीशन के H ने Cl से अभिक्रिया कर ली तो बेटा बाकी सब कुछ तो ठीक है। Cl यहां से अभिक्रिया कर ली तो CH3 जुड़ जाएगा, बचा हुआ CH3 इस H की जगह आएगा क्योंकि H ने Cl से अभिक्रिया करके Cl बना रखा था। यही अभिक्रिया एक और बार लिखते हैं जब पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन ने Cl से अभिक्रिया किया होगा।
तो पैरा पोजीशन पे CH3 यूज हो जाएगा। नाम कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, तो भैया नाम है इसका ऑर्थो मेथाइल एनिसोल, और इसका नाम हो जाएगा पैरा मेथाइल एनिसोल। अंतिम रासायनिक अभिक्रिया पर चलते हैं, देखो 6वें नंबर पर, और इस अभिक्रिया का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ये दोनों में ही डिफरेंस है, पहली और दूसरी अभिक्रिया में ये एल्किलीकरण के नाम से फेमस है और ये एसिलीकरण के नाम से फेमस है। अच्छा, तो अभिक्रिया में भी कुछ ना कुछ अंतर आया होगा, बिल्कुल आया है। क्या अंतर आया है उसको देखते हैं। अच्छा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को तो दिखाना ही होगा। अभिक्रिया बेटा करवानी होती है CH3COCl से, बाकी आपको सारी चीजें वैसी ही रखनी है। बाकी आपको कोई भी परिवर्तन करना ही नहीं है। तरीका यह है कि HCl से कर लेगा या ये HCl से कर लेगा। इन दोनों ही परिस्थिति में पहला पदार्थ बनकर तैयार होने वाला है HCl। और मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचता है, पहली बार मैं कंपाउंड बनाऊंगा जब ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन ने अभिक्रिया कर ली होगी, तो बेटा बचा हुआ ग्रुप COCH3 जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर। और दूसरी अभिक्रिया तब जब पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन ने अभिक्रिया कर ली होगी, तो बचा हुआ पदार्थ COCH3 लिख जाएगा पैरा पोजीशन पर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर ये कंपाउंड ना लिखा होता, इस फॉर्मूले का नाम है एसिटोफिनोन। अब ध्यान से देखने वाली बात, अगर ये ना भाग होता, इस कंपाउंड का नाम एसिटोफिनोन था, ऑर्थो पोजीशन पे मेथॉक्सी का यूज किया गया है, मेथऑक्सी, ऑर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन। और बेटा इसका नाम पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान सा, ऊपर वाला भाग हटाते हैं, ये वाला फॉर्मूला एसिटोफिनोन का है, एसिटोफिनोन। और बेटा क्योंकि पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा है, इसलिए पैरा मेथॉक्सी। कोई ऐसा भी समझ सकता है कि सर जी ये ऑर्थो पे तो ये खुद एसिटोफिनोन था, आपने ऑर्थो पर मेथॉक्सी का नाम क्यों लिखा? बेटा बिल्कुल आसान है, ये मुख्य पोजीशन है, इसके साइड में ये ऑर्थो आ गया, ये मुख्य पोजीशन है, इसके साइड में ऑर्थो मेटा पैरा। ध्यान रखने वाली बात है, ग्रुप का नाम हमेशा उधर से पढ़ते हैं जो सबसे प्रमुख क्रियात्मक समूह है। OCH3 और COCH3 में COCH3 प्रमुख ग्रुप है, मुख्य पोजीशन इसी को मानते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आपने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो आपने पूरा कंप्लीट कर रखा है। अच्छा, अगर बचने वाला पार्ट देखें भी तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल तो आपको आता नहीं कि न्यूमेरिकल आपसे करने के लिए कहेगा। हाँ, इससे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि अभ्यास के क्वेश्चन है NCERT बुक के, पाठ्य निहित हैं और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कई सारे दिए गए हैं, तो आप अगर चाहें तो उनको यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इतना ही रखेंगे और बाकी के लिए अगली क्लास पे कोई नया चैप्टर लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे।